नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज एक बार फिर कोरोना की बड़ी फिक्र। 11 महीने पहले के हालात में क्या देश लौट सकता है और क्यों कड़ी तोड़ने की घड़ी फिर आ पहुंची है। सरकार के लिए सबसे आसान है कोरोना के दूसरे वेव का ठीकरा जनता के सिर फोड़ देना, लेकिन आज हम आपको यह भी दिखाएंगे कि महाराष्ट्र में कैसे पार्टी के नेता ने ही मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ा दी। और फिर बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान नेताओं ने जिन लोगों से दूर रहने की कस्में खाई थी, आज वही लोग आंदोलन के मंच पर नजर आ रहे हैं और किसान गायब होते जा रहे हैं। आज फिक्र पश्चिम बंगाल की भी करेंगे, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। लेकिन फिक्र यह है कि राजनीति का यह दांव एक बच्ची को सामने रखकर चला गया है। सबसे पहले फिक्र बढ़ते कोरोना संक्रमण की। कोरोना ने फिर एक साल पहले जैसे मुश्किल हालात पैदा करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। इस वक्त आप जो दो तस्वीरें देख रहे हैं, उनमें से एक महाराष्ट्र के अमरावती की है, जहां 1 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसी ही लॉकडाउन आज से 11 महीने पहले हिंदुस्तान में लगा था और देश का शायद ही कोई नागरिक हो जो वो दिन भूल सकता हो। तब 67 दिन तक टोटल लॉकडाउन रहा और अब उसी लॉकडाउन की वापसी की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई राज्यों में एक्टिव केस में लगातार इजाफा हो रहा है। पंजाब में 12 दिन से लगातार एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 6 दिन से, कर्नाटक में 4 दिन से, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में 3 दिन से एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक्टिव केस का मतलब है कोरोना संक्रमितों की संख्या। वो मरीज जिनका इलाज चल रहा है, जो इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ने का मतलब है हालात बिगड़ रहे हैं और चिंता बढ़ रही है। इसकी गंभीरता एक आंकड़े से समझिए। यह चिंता एक नहीं बल्कि देश के कुल 6 राज्यों ने बढ़ा दी है। आपकी स्क्रीन पर कल यानी 22 फरवरी के कोरोना के आंकड़े दिख रहे हैं। इनको इसलिए गौर से देखना होगा क्योंकि कल महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात में एक दिन में जितने नए केस आए, वो पूरे देश के मरीजों का 85% हिस्सा है। जाहिर इन राज्यों में कोरोना का बढ़ता ग्राफ नई लहर आने की आशंका को बढ़ा रहा है। पिछले साल भी कोरोना मरीजों की मामूली सी संख्या देखते ही देखते लाखों में पहुंच गई थी और इसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। ये फिक्र इतनी बड़ी हो चुकी है कि आज केंद्र सरकार की एक बड़ी बैठक हुई। आज पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण मौजूद थे और इस मीटिंग में देश के कुछ राज्यों, खासकर महाराष्ट्र, केरल में बिगड़ते हालात पर चर्चा की गई। जिन भी राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उन्हें काबू में करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर चर्चा की गई। इस फिक्र पर आगे बढ़ने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का बयान सुनिए। कुछ राज्य हैं जहां की हमने हाल में ही केंद्रीय टीमें भेजी हैं और कुछ जगह भेज रहे हैं। ये वो राज्य हैं जहां की प्रतिदिन आने वाले नए केसेस में हमने कुछ सर्ज देखी है। इसमें महाराष्ट्र है, केरल भी हमारे लिए चिंता का विषय है, पंजाब चिंता का विषय है, छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो शोइंग ए इंक्रीज, मध्य प्रदेश डिक्लाइन के बाद वहाँ फिर से प्रतिदिन का इंक्रीज देखा जा रहा है और जम्मू कश्मीर में बॉर्डर लाइन केस है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने जिन 6 राज्यों में केंद्रीय टीम भेजने की बात की, उस टीम को भेजने का मकसद है वहां अचानक केस बढ़ने की वजह का पता लगाया जाए। अब आपको महाराष्ट्र के अमरावती ले चलते हैं, जहां संपूर्ण लॉकडाउन है और जहां के हालात देखकर आपको कोरोना महामारी फैलने की शुरुआती दौर की याद आ जाएगी। ये तस्वीरें 11 महीने बाद फिर से लॉकडाउन की उस दहशत की हैं, उस सन्नाटे की है जिसने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। ये महाराष्ट्र के अमरावती की सुनसान सड़कें हैं, वीरान चौक चौराहे हैं। वो अमरावती जहां साल 2021 का पहला लॉकडाउन लगा है। मॉल, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और दुकानें सब कुछ बंद हैं। इस तालेबंदी की सबसे बड़ी वजह है अमरावती समेत महाराष्ट्र में कोरोना की नई लहर।
अमरावती में 1 मार्च से सुबह 8 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस, होमगार्ड और SRPF के जवान तैनात हैं। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं। बावजूद इसके बहुत से लोग बाहर सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस सख्ती से समझा रही है। अमरावती शहर में प्रशासन ने पूरे 1 हफ्ते का लॉकडाउन ये अनाउंस किया है। इस लॉकडाउन की अमल बजावनी के लिए अमरावती शहर पुलिस का एक जवान, एक अधिकारी, अमलदार हमने यहाँ तैनात किया है। इसके अलावा अमरावती शहर पुलिस बल के अलावा हमारे पास SRPF की एक कंपनी और 500 होमगार्ड ऐसे हमें मिले हुए हैं इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अमरावती के अलावा कई और इलाकों में भी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। नागपुर में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लास बंद कर दिए गए हैं। अकोला में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी हुआ है। यवतमाल में भी रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू है। नासिक में भी 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। पुणे में भी नाइट कर्फ्यू लागू है। इसके अलावा सभी स्कूल, कॉलेज 28 फरवरी तक बंद किए गए हैं। महाराष्ट्र में बरती जा रही सख्ती का असर देखने को भी मिलने लगा है। ये पिछले 8 दिनों का महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस मिलने का ग्राफ है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन कल इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र में हालात ठीक होने लगे हैं। लापरवाही बरती जा रही है, जो पूरे महाराष्ट्र को लॉकडाउन की ओर ले जा सकती है। क्या आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? अरे भाइयों और बहनों, आप जो कह रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसलिए मैं आने वाले कुछ दिन आपसे ये उत्तर अपेक्षित कर रहा हूं। कैसे? मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। एक ओर उद्धव ठाकरे लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पाठ पढ़ा रहे हैं, लॉकडाउन की चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के नेता 2 गज की दूरी है, जरूरी है कि नारे को ठेंगा दिखाकर सबका साथ कोरोना का विकास कर रहे हैं। ये तस्वीरें वाशिम जिले की हैं, जहां महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ पोहरा देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और मंत्री जी के कई समर्थक तो बिना मास्क के नजर आए। महाराष्ट्र में नेता और उनके समर्थक किस कदर नियमों को तोड़ रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, उसकी एक और तस्वीर एनसीपी के पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शादी में सामने आई, जिसने फिर बता दिया कि किस तरह नेता खुद को नियम कायदों के ऊपर मानते हैं। इस हाई प्रोफाइल शादी में तमाम नियम कायदों को धता बताते हुए 700 से ज्यादा मेहमान पहुंचे थे। ज्यादातर मेहमान पार्टी में बिना मास्क के दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भी चकनाचूर होते दिखा। दुल्हा दुल्हन को बधाई देने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे। देखिए, जब वो गुलदस्ता दे रहे थे तो ना उन्होंने मास्क पहन रखा था और ना ही स्टेज पर मौजूद किसी भी शख्स ने। शादी समारोह में शिवसेना के कद्दावर नेता अरविंद सावंत भी दल बल के साथ बधाई देने के लिए पहुंचे थे। शादी में एनसीपी के चीफ शरद पवार भी आए थे। उस दिन ये नियम तोड़ शादी हो रही थी। उसी दिन सीएम उद्धव ठाकरे दोबारा लॉकडाउन की चेतावनी दे रहे थे। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। शादी समारोह की तस्वीरें सामने आने के बाद पूर्व सांसद धनंजय महाडिक और 2 अन्य लोगों के खिलाफ कोविड-19 नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक या किसी पार्टी का नेता होना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जब जिम्मेदार लोगों को ही जनता नियमों का उल्लंघन करते देखती है तो गलत संदेश जाता है। नतीजा ये होता है कि बहुत से लोग कोरोना से बचाव के नियमों को अनदेखा करने लगते हैं, जिसका सबूत है मुंबई में एक शादी की तस्वीरें, जहां कोविड प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए 200 से ज्यादा मेहमान पहुंचे। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूल्हा दुल्हन के माता पिता और आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस की कार्रवाई से कोरोना का संक्रमण रुक जाएगा? जी नहीं। जब तक हम और आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक कोरोना की चेन नहीं टूटेगी। लेकिन ये बात अभी भी बहुत लोगों को समझ नहीं आ रही।
मुंबई की जनता आखिर कितनी सजग है, ये देखने के लिए हम आप पहुंचे मुंबई के दादर मार्केट और ज़रा नज़र डालते हैं, ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि वाकई लोग सजग है। तस्वीरों में आप देखिए, किसी ने मास्क पहना है, किसी ने नहीं पहना है, और यही हाल है यहाँ। देखिए कैमरा घुसते ही यहाँ पर लोग जो है वो मास्क पहनना शुरू कर दिया। आप लोगों ने मास्क नहीं पहना था, अभी हमें देख के मास्क पहनना आप लोगों ने शुरू किया। मास्क नहीं पहना था आपने अभी? थोड़ा टाइम अभी सांस लेगा तो अपनी हल्का निकल जाएगा। दादर फूल मार्केट से निकलकर हमारी टीम दादर स्टेशन पहुंची तो वहां भी भीड़ ही भीड़ नजर आई। लाइन तो नजर आई लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। बहुत लोगों ने मास्क लगा रखा था लेकिन कई लोग ऐसे भी दिखे जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। स्टेशन के बाहर भी मास्क को बोझ समझने वालों की कमी नहीं थी, जिन्हें क्लीन अप मार्शल्स पकड़कर जुर्माना लगा रहे थे। क्लीन अप मार्शल लगातार मुंबईकरों को पकड़ रहे हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। देखिए अभी भी मास्क नहीं लगाया। आपने मास्क ठीक से नहीं लगाया? क्या पूछ रहे हैं मास्क नहीं लगाया? लगाइए मास्क। मैडम? क्या पूछ रहे हैं? मास्क ठीक से नहीं लगाया था? नहीं ठीक से। कोरोना खत्म हो गया है? आपने अभी भी ठीक से मास्क नहीं लगाया? चलो देखिए क्लीन अप मार्शल यहाँ समझा रहे हैं लेकिन सुनने को तैयार नहीं, और यही हाल है मुंबई का। भीड़ भी है। चाहे आम जनता हो या नेता, सबको समझना पड़ेगा कि जैसी सावधानियां बरतते हुए कोरोना के कहर को कम करने में कामयाबी हासिल हुई, उस कामयाबी पर अब जरा सी भी लापरवाही पानी फेर सकती है और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश को लॉकडाउन की ओर धकेल सकती है। वो कह रहे थे कि बीएमसी ने कुछ लाखों के चालान काटे हैं जो मास्क नहीं पहनते उनके, 14,000 शायद कुछ लोगों के। इस शादी में बीएमसी के लोग मौजूद थे। नेताजी की शादी थी, क्या करना है। खैर, जनता और नेता सिर्फ महाराष्ट्र में लापरवाही नहीं बरत रहे, ऐसा नहीं है। कई राज्यों में कोरोना को हल्के में लिया जाने लगा है, जिसका एक उदाहरण है बिहार। पहले आप इस तस्वीर को देखिए जो बिहार की विधानसभा गेट के पास लगे बोर्ड की है। इसमें साफ साफ लिखा है कि बिना मास्क पहने भवन में प्रवेश वर्जित है, सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन बिहार विधानसभा में आने वाले नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का सबूत ये तस्वीर है। ये नीतीश सरकार के खिलाफ विधानसभा भवन में विरोध कर रहे विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन की तस्वीर है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि यहां पर क्या सोशल डिस्टेंसिंग है। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। इन नेताओं को शायद ऐसा लगता है कि विधानसभा में कोरोना नहीं आ सकता। जब मीडिया ने टोका तो सुनिए क्या जवाब है। हमारे पास पॉकेट में मास्क है, अगर कहिएगा तो मैं दिखा भी सकता हूँ। और सब लोग का चेक कीजिए, कोई मास्क नहीं लगा, सब नीचे में मूड़ी किए हुए हैं। तो मास्क का कोई मतलब नहीं है। क्यों मास्क का मतलब? नहीं, मास्क लगाना चाहिए। हम भी रखे हुए हैं, पॉकेट में रखे हुए हैं और उसको लगाने का काम करेंगे। नेताजी, जब जैकेट की पॉकेट में मास्क होगा तो नाक की पॉकेट में कोरोना होगा। आपने देखा ऐसे ही खास और आम लोगों की वजह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान को मिली कामयाबी पर पानी फिर सकता है। लोग फिर से घरों में रहने को मजबूर हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने को तरस सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल हुआ था। कुछ वैसा ही इस साल भी शुरू हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उनसे बाकी राज्यों ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। कर्नाटक में अब महाराष्ट्र से उन्हीं लोगों को प्रवेश मिल सकेगा जिनकी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होगी। केरल से भी लोग कर्नाटक में तभी जा पाएंगे जब उनके पास आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव होगी। गुजरात सरकार ने भी पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर चेकपोस्ट लगाकर इन राज्यों से आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में भी दूसरे राज्यों से आने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। खासतौर पर महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आने वालों को 14 दिन की सेल्फ क्वारंटीन पर होना होगा। उत्तराखंड में महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने वाले लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि हमको और आपको फिर वही सब ना झेलना पड़े जो पिछले साल झेलना पड़ा था। कोरोना से बेहिसाब मौतें और लॉकडाउन, क्योंकि कोरोना के मामले भले ही कुछ राज्यों में बढ़ रहे हों, लेकिन ये पूरे देश को चपेट में ले सकता है।
ये ग्राफ देखकर आपको ये समझ आ जाएगा, इसमें 16 फरवरी से 21 फरवरी तक लगातार 6 दिन कोरोना के नए मामलों में काफी तेजी दिखी। लेकिन इस दौरान बढ़ती गई सख्ती की बदौलत यह आंकड़ा कल यानी 22 फरवरी को कम होकर 10,500 के करीब पहुंचा। लेकिन इस कमी को बहुत बड़ी कामयाबी या राहत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर लापरवाही जारी रही तो ये 10,000 चंद दिनों में बेहिसाब तरीके से बढ़ सकते हैं। इसलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या वक्त रहते उन राज्यों और उन इलाकों में लॉकडाउन लगा देना चाहिए जो एक बार फिर से कोरोना को पहले जैसी कातिल रफ्तार दे सकते हैं। क्या बिगड़ते हालात को देखते हुए पहले से सचेत हो जाना ठीक रहेगा या फिर लॉकडाउन नहीं लगाना? महाराष्ट्र में यही देखने को आ रहा है, इसीलिए उन लोगों ने अब बिल्डिंग्स को सील करना फिर से शुरू किया है। तो वो सख्ती कुछ पॉकेट्स में जहां पे भी हमारे क्लस्टर्स हैं इन्फेक्शन के, वहां पे सख्ती करनी पड़ेगी। अभी हमारा संभले हैं हम कुछ और कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये बात समझना सबको बहुत आवश्यक है। मैं सभी से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि लॉकडाउन लगाने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। आज हमें इसके अंदर सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी, इसको अपना के रखें। और इस लॉकडाउन से अगर आपको बचना ही है तो आप सावधानियों को बढ़ाते चले जाएं। यकीनन देश में एक बार फिर कोरोना की कड़ी तोड़ने के लिए 2 गज की दूरी जरूरी है। यही TV9 भारतवर्ष की सलाह है और फिक्र भी। लेकिन दूसरी बड़ी फिक्र किसानों की है, जिनके मंच का इस्तेमाल देश और दुनिया में हर दिन कोई संगठन, कोई पार्टी, कोई नेता करते दिख रहे हैं। अब तो किसानों की रैली और मंच पर पार्टी के नेता भी दिख रहे हैं और गणतंत्र के गुनहगार भी, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इसीलिए आज हम पूछना चाहते हैं कि किसान आंदोलन का मंच किन लोगों को मिलेगा? किसान को, किसान नेताओं को, राजनेताओं को या फिर अपराधियों को? क्योंकि आंदोलन की शुरुआत में किसान नेताओं ने जिन लोगों से दूर रहने की कस्में खाई थी, आज वही लोग आंदोलन के मंच पर नजर आ रहे हैं और किसान गायब होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा पिछले 3 महीने से हो रहा है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड और किसानों के नाम पर हुई हिंसा को आप आज भी नहीं भूले होंगे। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली 11 घंटे तक दंगाइयों के हाथों में बंधक बनी रही और बाद में इस हिंसा के पीछे टूल किट वाली विदेशी साजिश का खुलासा हुआ, जिसके तार देश में फैले थे। आज भी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और हर दिन नई गिरफ्तारी हो रही है। किसानों के हित के बहाने टूल किट से देश को अशांत करने की कोशिश चलती आ रही। दिल्ली हिंसा के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत के आंसू भी बहे। रातों रात किसानों का मंच जाटलैंड में सियासत का सेंटर बन गया। अब तो ये एक ट्रेंड बन गया। देश में एजेंडा चलाने वाले नेता और संगठन दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों की रैली में दिख रहे हैं। पंजाब के बठिंडा में तो आज 26 जनवरी का मोस्ट वांटेड आरोपी लखा सिधाना खुलेआम हथियारबंद लोगों के साथ किसानों की रैली में शामिल हुआ। सोरम में कई मस्जिदें हैं, सब मस्जिद से 1 साल ऐलान हुआ कि संजीव बालियन के खिलाफ पंचायत है। 3 इलाके, 3 पार्टी, 3 लोग, लेकिन सबके तार कहीं ना कहीं एक ही सिरे से जुड़े हैं। सभी को किसानों का रहनुमा बनने की ख्वाहिश है, सबको किसानों के मंच की जरूरत है, सबको चुनाव में किसानों के वोट की फसल काटनी है। लेकिन फर्क इतना है कि सभी अपने अपने अंदाज में किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तभी तो बठिंडा में किसानों के मंच पर, किसानों के सामने गणतंत्र के गुनहगार लखा सिधाना के लिए जोरदार नारे लगे। तभी तो मथुरा में किसानों की महापंचायत में, किसानों की सभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के लिए जोरदार जयकारे लगे। ऐसा लगा कि किसानों के हक की आवाज बुलंद करने के लिए बने मंच पर राजनेताओं ने कब्जा कर लिया है। ऐसा लगा कि किसानों के नाम पर शुरू हुए आंदोलन को 26 जनवरी की हिंसा के गुनहगारों ने हाईजैक कर लिया है। यकीन मानिए, ये सच भी है। किसानों के मंच पर किसानों के हक की आवाज कहीं दब सी गई है, क्योंकि आज 26 जनवरी का मोस्ट वांटेड आरोपी लखा सिधाना भटिंडा में खुलेआम किसानों की रैली में शामिल हुआ। उसने वहां मौजूद किसानों को संबोधित भी किया, लोगों को धन्यवाद दिया और मंच से चुनौती भी दे दी कि अब किसानों का आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है कि पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती।
ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ नहीं रुकणगे ਹੁਣ। लखा सिधाना भटिंडा के महराज गांव में रैली स्थल पर करीब 1 घंटा 45 मिनट तक रहा। वो दोपहर 1:45 पर यहाँ पर पहुँचा था और करीब 3:30 तक यहाँ रुका। इस दौरान वो मंच पर बड़े ही आराम के साथ बैठा हुआ दिखाई दिया, लोगों से वो बातचीत कर रहा था और इसके साथ ही उसने भाषण भी दिया। जो फेसबुक पर एक निमंत्रण दिया गया था लखा सिधाना की तरफ से कि युवा उसके इस किसान रैली के कार्यक्रम में शामिल हों, उसके बाद यहाँ पर पहुँचे थे और इसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर लखा सिधाना यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ चला गया। एक हैरान करने वाली बात यह है कि 1 घंटा 45 मिनट तक लखा सिधाना यहाँ पर रुका, लेकिन उसे गिरफ्तार करने के लिए ना तो दिल्ली पुलिस और ना ही पंजाब पुलिस का कोई अफसर या जवान यहाँ पर दिखाई दिया। यहाँ तक कि रैली स्थल से दूर दूर तक पुलिस के कोई भी जवान या अफसर दिखाई नहीं दिए। तो ऐसा लगता है कि इस भीड़ का फ़ायदा उठाकर लखा सिधाना शक्ति प्रदर्शन करने में कामयाब रहा और उसके बाद बड़ी ही आसानी से वो अंडरग्राउंड भी हो गया। किसानों के मंच पर किसानों की रैली में लखा के साथियों के हाथों में हथियार भी दिखे, हथियारों की नुमाइश भी दिखी, लेकिन पुलिस कहीं नहीं दिखी। खुलेआम भाषण देकर वो आसानी से निकल गया और पुलिस देखती रही। हैरानी की बात तो यह है कि इस कार्यक्रम से पहले लखा ने एक वीडियो जारी कर रैली में आने का ऐलान भी किया था। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕਣੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਗੇ ਤਾਂ ਕਿ पता लगे कि ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ किसान आंदोलन ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ये पहली बार नहीं हुआ है। लखा 6 फरवरी को रेल रोको आंदोलन के लिए भी वीडियो जारी कर चुका है, जबकि दिल्ली हिंसा के बाद सिधाना पर 1 लाख का इनाम है। उसे पकड़ने के लिए स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई टीम टेक्निकल सर्विलांस की मदद से उसे ट्रैक भी कर रही थी, लेकिन खुलेआम रैली में शामिल होने के बाद भी पुलिस लखा तक नहीं पहुंच सकी। वो किसानों के मंच से अपनी नेतागिरी चमकाकर गायब हो गया। जरा सोचिए, ये वही लखा है जो पंजाब में अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। उसके ऊपर कई केस चल रहे हैं और पहले भी कई मामलों में गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अचानक वो किसानों का नेता बन गया और किसान आंदोलन के नाम पर युवाओं को सरकार और सिस्टम के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है। लखा सिधाना को सीधा करना बहुत जरूरी है, लेकिन किसान कब समझेंगे कि उनके मंच पर अब क्रिमिनल्स आने लगे। अब किसानों की रैली, मंच और आंदोलन का इस्तेमाल हर कोई अपने फायदे के लिए कर रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियां इसमें आगे हैं। वो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन के बहाने जाट लैंड में जमीन मजबूत करना चाहती हैं। आरएलडी तमाम पंचायतों के जरिए बीजेपी को घेरने में जुटी है। इसमें आरएलडी को भारतीय किसान यूनियन का साथ मिला है। बीकेयू ने बीजेपी नेताओं का बहिष्कार करने का अस्त्र आरएलडी को थमाया है। हालांकि इसके बहाने इलाके में सियासी साजिशों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इस पूरे खेल में किसानों का मुद्दा ढूंढते रह जाएंगे। ये मथुरा के पालीखेड़ा में किसान महापंचायत का नजारा है। यहां पोस्टरों पर पंजा है, नेताओं के बोलने पर लगे डायस पर पंजा है और मंच पर बैठे लोगों में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भरमार है। यहां हर तरफ कांग्रेस पार्टी के निशान और पंजे वाले नेता हैं, लेकिन कहीं भी किसानों की तस्वीर नहीं। ट्रैक्टर, हल, बैल के निशान कहीं नहीं दिखते, बस दिख रही है तो रस्म अदायगी। जब प्रियंका गांधी यहां मंच पर पहुंची तो उनका स्वागत नेताओं ने फसल देकर किया। ये प्रियंका गांधी की 5वीं किसान महापंचायत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इससे पहले वो अलग अलग इलाकों में, बिजनौर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे सहारनपुर हो, वहाँ पर जो है रैलीज कर चुकी हैं। इस समय जो है वो आप देख सकती हैं कि प्रियंका गांधी, उनके साथ में जो है किसान हैं
यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनको फसल का जिसको बोलते हैं कि ये दी जा रही है। आप खुद समझ सकते हैं कि ये मंच किसानों का है या राजनेताओं का। ये रैली किसानों के लिए है या आने वाले चुनावों के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस मंच पर प्रियंका को किसानों का नेता बताकर आवाज बुलंद की जा रही है, वहां पार्टी का प्रमोशन ज्यादा हुआ और प्रियंका गांधी की जुबान पर भी किसानों से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी रहे। वो लगातार किसानों के बहाने मोदी पर निशाना साधती दिखी। ये धरती अहंकार को बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार में डूबे इंद्रदेव जी के अहंकार को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाकर इस धरती के लोगों की रक्षा के लिए यहाँ लाए थे। 90 दिनों से अपने अधिकारों की मांग करते हुए सड़क पर बैठे रहे। इस सरकार ने बिजली काटी, पानी बंद किया, मारपीट कराई, उन्हें प्रताड़ित किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी, उनकी सुनवाई नहीं की। प्रधानमंत्री जी जो अपने शासनकाल में दुनिया के हर कोने तक पहुंच गए, वे दिल्ली, इस देश की राजधानी जिसमें वो रहते हैं, उसके बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए। आंदोलन के मंच से किसानों ने बार बार दोहराया कि वो इसे राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगे, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि ये मंच सियासत का अखाड़ा बन चुका है और कांग्रेस किसानों का इस्तेमाल जाट लैंड में जनाधार बढ़ाने के लिए कर रही है। पहले बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और अब मथुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर इलाके में किसानों के नाम पर सियासी मोर्चेबंदी हो रही है। उत्तर प्रदेश में 3 दशक से राजनीतिक वनवास झेल रही कांग्रेस कृषि कानून को मुद्दा बनाकर यूपी में अपनी जमीन तलाश रही है। सहारनपुर से लेकर मथुरा तक महापंचायत के बाद प्रियंका गांधी मंदिरों में भी मत्था टेक रही हैं और दरगाहों पर जियारत कर रही हैं। संदेश साफ है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा की तैयारी कर रही है। प्रियंका गांधी किसान आंदोलन के नाम पर यूपी के दौरे पर हैं, लेकिन वो समाज के उन वर्गों से मिल रही हैं जो अपने वोट से नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रयागराज में निषाद समाज के लोगों से हुई मुलाकात को भी इसी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जाटलैंड में नया पेंच फंस गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन के बहाने जाटलैंड में सियासी महासमर शुरू हो गया है। अपनी खोई जमीन जुटाने में लगे आरएलडी के हाथ किसान आंदोलन से अच्छा मौका लगा है, तो बीजेपी भी इस मैदान को खाली छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हालांकि इस बहाने इलाके में सियासी रंजिशों का दौर अब शुरू हो चुका है। पहले शामली में नारेबाजी, अब सौरम गांव में आरएलडी और बीजेपी समर्थकों के बीच मारपीट की घटना। इस घटना के बाद बालियान ने बड़ा आरोप लगाया। बालियान ने कहा कि उनके विरोध के लिए मस्जिद से ऐलान हुआ। सोरम में कई मस्जिदें हैं, सब मस्जिद से एक साल ऐलान हुआ कि संजीव बालियान के खिलाफ पंचायत है। वो मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जहाँ से ऐलान हुआ वहीं से ऐलान हुआ कि चौपाल पे पहुंचो, संजीव बालियान के खिलाफ ये होनी चाहिए, संजीव बालियान के खिलाफ। ये मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया, जो 2013 का माहौल था। मुझे आपने सुना, सबको पता है, गांव में जाकर पूछना, वो ऐलान ही मस्जिद से हुआ है। सारे सबको पता है, सब लोग हैं। मैं तो निकल चुका था, मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन ये मुझे पता है कि मस्जिदों से ऐलान हुआ। बालियान ने मुजफ्फरनगर का माहौल खराब करने के लिए आरएलडी पर हमला बोला, किसानों के कंधे के इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। हालांकि सच तो यह है कि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वोटों के ध्रुवीकरण से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चुनावी लाभ मिला। अब किसानों के आंदोलन ने जाटलैंड में जाटों और मुसलमानों को एक मंच पर ला दिया है। बालियान के आरोप से इस मोर्चे के बिखरने की आशंका है। जाट समाज में टूट के आसार हैं, लेकिन इस सब में किसान कहीं नहीं है, बस है तो सिर्फ सियासत। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने किसानों की नहीं सुनी। प्रधानमंत्री जब संसद में बोल रहे थे तब आप कौन सा सुन रहे थे? आप तो वॉकआउट कर गए। तो हमने आपको दिखाया कि आज किसान के मंच पर कौन कौन दिख रहा है। वो आरोपी दिख रहे हैं जिन्हें गणतंत्र दिवस की हिंसा में देखा गया, वो राजनेता दिख रहे हैं जिन्होंने आंदोलन से पहले तक किसान कानूनों का समर्थन किया, और तो और अब किसान कानून में हिंदू मुसलमान का एंगल भी दिख रहा है, जो इस देश के अन्नदाता की फिक्र बढ़ाता है, क्योंकि वो कहां है अब उसे हर कोई ढूंढ रहा है। और अब बात बंगाल की, जहां आज पूरे दिन राजनीतिक हलचल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से आज कोयला केस में पूछताछ हुई, तो दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस कोकीन केस में बीजेपी नेता राकेश सिंह के घर पहुंच गई। लेकिन
लेकिन आज के घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ममता बनर्जी के एक मास्टर स्ट्रोक की। आप भी देखिए कि आखिर ऐसा हुआ क्या। अभिषेक बनर्जी का जो बेटी है उसके साथ जो बच्ची है जब पूरा बंगाल सीबीआई कर रहा था, तभी ममता बनर्जी ने राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेला। भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई पहुंचती, इससे पहले ही बुआ ममता बनर्जी पहुंच गईं। कुछ ही मिनटों में अभिषेक की बेटी के साथ ममता बाहर भी निकल आईं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई के पास अधिकार होता है, वो परमिशन वापस ले ली है। यहाँ पर जो सीबीआई के कामकाज की परमिशन होती है वो वापस ले ली है। वो शुरुआत तभी से हो चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं। तो अभी ये जो ममता बनर्जी आई हैं वो इसी बात पे जोर देने की कोशिश है कि इलेक्शन के पहले आखिरकार मेरे परिवार को टारगेट क्यों किया जा रहा है। ये उसका सिंबॉलिक मैसेज है। चूंकि ये परिवार का मामला है, यहीं पास में वो रहती हैं, तो यहाँ उनका आना जाना मिलना ये रोज की बात है। कभी वो यहाँ आती हैं, कभी परिवार वहाँ भतीजे का परिवार वहाँ चलाता है। लेकिन इसी समय आई है, उनको मालूम है कि सारे टीवी कैमरे यहाँ पर हैं, ये सब उनकी जानकारी में है, और उसके बाद वो यहाँ पर आई हैं। तो ये सॉलिडेरिटी दिखाने की कोशिश है कि वो अभिषेक बनर्जी के साथ खड़ी हैं। ये संकेत देने की कोशिश है कि अभिषेक बनर्जी को विक्टिमाइज किया जा रहा है, और ये सब चुनाव के मौके पर हो रहा है। तो ममता बनर्जी यहाँ पर उनकी आने का सीधा मतलब है कि वो पब्लिक को बताना चाहती हैं, जनता को, कि वो अपने भतीजे के साथ खड़ी हैं। ममता बनर्जी के जाने के कुछ ही मिनटों बाद सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई, जहां अभिषेक की पत्नी रुजिरा से कोयला केस के सिलसिले में पूछताछ हुई। माना जा रहा है कि सीबीआई ने रुजिरा से दो कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड और लीप्स एंड बाउंड्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ट्रांजैक्शंस के बारे में सवाल पूछे। दोनों कंपनियों में फिलहाल अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी और मां लता बनर्जी डायरेक्टर हैं। पहले इन कंपनियों में अभिषेक और रुजिरा भी जुड़े हुए थे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई कोयला केस के किंगपिन अनूप मांझी उर्फ अनूप लाला की कंपनी मार्क एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड से हुए लेन देन की छानबीन कर रही है। उसी सिलसिले में रुजिरा से पूछताछ हुई है। आरोप है कि प्रोटेक्शन मनी के तौर पर बड़ी रकम अभिषेक को रुजिरा तक पहुंचाई गई। बड़ी बात यह है कि इसके जो किरदार हैं, विनय मिश्रा, वो भी फरार चल रहा है। विनय मिश्रा और अभिषेक बनर्जी के जो आपस में रिश्ते हैं, वहाँ जो लेन देन हुए और विदेशों में कई लेन देन है, विदेशों में कई खाते हैं, ये सब जांच पड़ताल का हिस्सा हैं। विनय मिश्रा को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि विनय अभिषेक और कोयला माफिया लाला के बीच लिंकमैन का काम करता था। एजेंसी को अंदेशा है कि रुजिरा बनर्जी के बैंकॉक और लंदन स्थित बैंक अकाउंट में लेन देन हुआ है और ये लेन देन कोयला तस्करी से जुड़ा हुआ है। इससे पहले सोमवार को रुजिरा की बहन मेनका से पूछताछ हुई थी। सूत्रों का कहना है कि रुजिरा से पूछताछ की रिकॉर्डिंग भी हुई है और लिखित बयान भी दर्ज हुए हैं। साथ ही रुजिरा के बयान के साथ उन जानकारियों का भी मिलान किया गया जो सीबीआई को मेनका से मिली थी। दोपहर से पहले कोयला कांड को लेकर हलचल रही। दोपहर के बाद कोकीन कांड पर हंगामा शुरू हो गया। कोलकाता पुलिस बीजेपी नेता राकेश सिंह के घर पहुंची तो वहां से उसे विरोध का सामना करना पड़ा। हमको ये भी पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। हमको लगता है कि पुलिस भी जाके कुछ रख सकता है और पुलिस भी कुछ इधर दिखा सकता है। वीडियोग्राफी जो होगा, आपका वीडियोग्राफी नहीं, मेरा भी वीडियोग्राफी होगा। राकेश सिंह के बेटे साहिब सिंह ने बताया कि कोलकाता पुलिस घर में आने की वजह नहीं बता रही थी, इसीलिए हम उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। दो गाड़ी में 10-12 पुलिस पहले उतरते ही मेरे बाहर में 2-3 स्टाफ थे। मेरा जो सीआईएसएफ का कुक था उसको और मेरे घर का 2 स्टाफ को तुरंत गाड़ी में बैठाया, अरेस्ट किया। उसके बाद मेरे घर में घुसने का कोशिश किया तो मेरे घर में सीआईएसएफ सिक्योरिटी है, मेरे पापा प्रोटेक्टिंग है सीआईएसएफ के, तो इसके लिए मेरे घर में सीआईएसएफ ने उनको रोका। ये कहा जा रहा है राकेश सिंह दिल्ली में है और पुलिस यहाँ पे उनके घर के बाहर खड़ा है। कहीं पे ये माना जा रहा है कि अब जब अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई पहुँचे थे तो कहीं उसका एक दूसरा इफेक्ट तो ये नहीं है कि उनके घर में आज ही अभी पुलिस का जो फोर्स है वो पहुँच चुका है। शाम होते होते कोलकाता पुलिस राकेश सिंह के घर में दाखिल हो गई। साथ में पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के एंटी राउडी सेक्शन की टीम के अलावा एंटी नार्कोटिक सेल के सदस्य भी थे। यानी एक तरफ सीबीआई का एक्शन दिखा तो दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस का, और वो भी तब जबकि बंगाल में मौसम चुनाव का है। इस मामले में अपडेट यह है कि राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके बेटे शिवम सिंह और साहिब सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। राकेश सिंह का नाम पिछले दिनों तब सामने आया था जब कोलकाता में पामेला गोस्वामी नाम की एक नेता को कोकेन के साथ पकड़ा गया था। पामेला का आरोप है कि उसे फंसाया गया और इसमें राकेश सिंह का हाथ है।
इस बीच हुगली में गुरुवार को होने वाली ममता बनर्जी की रैली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दौरान एक अजीब तस्वीर सामने आई है। टीएमसी के स्थानीय नेताओं ने हुगली के डनलप मैदान में गंगा जल का छिड़काव किया। इन नेताओं का कहना है कि ऐसा करके वो मैदान को पवित्र कर रहे हैं। आपको बता दें कि हुगली के इसी डनलप मैदान में कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी। वैसे वहां क्या छिड़काव होगा जहां हर दिन खून बहाया जा रहा है। अब बात गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनावों की। ज्यादातर नतीजे आ गए हैं, लेकिन मतगणना अभी खत्म नहीं हुई। राज्य के सभी 6 महानगर पालिका में बीजेपी को फिर एक बार बहुमत मिल गया है। अहमदाबाद नगर पालिका में कुल 192 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी को 143, कांग्रेस को 15 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसी तरह वडोदरा की 76 सीटों में बीजेपी को 66, कांग्रेस को 10 सीटें मिल रही हैं। राजकोट की 72 सीटों में बीजेपी को 68 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। भावनगर की 52 सीटों में बीजेपी के खाते में 44 और कांग्रेस के खाते में 8 सीटें दिख रही हैं। जामनगर की 64 सीटों पर बीजेपी को 50, कांग्रेस को 11 सीटें मिलती दिख रही हैं। चौंकाने वाला नतीजा सूरत का है। वहां की 120 सीटों में बीजेपी को 93 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात के स्थानीय चुनाव मैदान में थी। गुजरात नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने एक बार फिर क्लीन स्वीप कर दिया है। अहमदाबाद, भावनगर, राजकोट, जामनगर, सूरत और वडोदरा सभी नगर निगमों में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। सूरत में बेशक बीजेपी को बहुमत मिल गया हो, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी की एंट्री ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बेचैनी बढ़ा दी है। खास बात यह है कि सूरत में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा भी छीन लिया है। आम आदमी पार्टी बहुत आगे से बढ़ रही है। अब लग रहा है कि हमने अपने पैर जो जमाए हैं, अब और आगे बढ़ के हम अच्छे से काम करेंगे। बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत खुशी हो रही है। आज जो जनता ने हमारे पे जो विश्वास मुका है और हम उसे भरोसा दिलाते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो भी हमारे वोट से लगती समस्या है उसका हम निवारण करेंगे। दरअसल सूरत को पाटीदारों का गढ़ माना जाता है और पिछले 25 से 30 सालों से पाटीदार समाज बीजेपी के सबसे बड़े समर्थक माने जाते रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में पाटीदारों ने ही आम आदमी पार्टी की जीत में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया सूरत के पाटीदार समाज से ही आते हैं। माना जाता है कि सूरत के व्यापारियों का बड़ा वर्ग दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज से प्रभावित है। जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूरत की अपनी सभा में दिल्ली के व्यापार मंडल की तारीफ की थी, उससे व्यापारियों के मन में केजरीवाल को लेकर एक भरोसा पैदा हुआ है। हालांकि कुल मिलाकर बीजेपी ने साबित कर दिया है कि उसकी कुर्सी को हिलाना अभी आसान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके गुजरात में बीजेपी के हर कार्यकर्ता को धन्यवाद दिया और कहा कि इन्हीं कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सोच को राज्य भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात सरकार की लोकहित की नीतियों ने पूरे राज्य में सकारात्मक असर दिखाया है। इस चुनाव में एक और बात साफ है, वो ये कि कांग्रेस अब बढ़त बनाने में लगातार नाकाम हो रही है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने भी चुनाव प्रचार के दौरान खुद को उपेक्षित बताया था। कांग्रेस आखिरी बार 2000 से 2005 के दौरान अहमदाबाद महानगर पालिका में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लोकतंत्र में जितना महत्व सत्ताधारी पार्टी का है, उतना ही विपक्ष का भी है। केंद्र और राज्यों की राजनीति से लेकर स्थानीय निकाय के चुनावों तक कांग्रेस जिस तरह से विपक्ष की भूमिका भी खोती जा रही है, ये फिक्र की बात है। और अब देखते हैं जो है सो। महीना भर पहले तक जिन गर्म कपड़ों के बगैर गुजारा नहीं था, वो अब बोझ लगने लगे हैं। और बस चंद दिन बाद वो वक्त भी आएगा जब उनको मोड़ मार कर साल भर के लिए संदूकों में बंद कर दिया जाएगा। चुनाव वाली जगहों में यही हाल जनता का है। नेता इन दिनों निसार हुए जा रहे हैं। लग रहा है कि इस जनता के बगैर कैसे जिएंगे, पर दिन गुजरने दीजिए। उधर ईवीएम संदूक में और इधर 5 साल के लिए जनता। इस बीच टीएमसी में रहें कि बाहर चले जाएं, किसी दूसरी पार्टी में जाएं, वालों का हाल मौजूदा दिनों जैसा है। रजाई कंबलों पर घोर कंफ्यूजन। ओढ़ लो तो गर्मी लगे, हटा दो तो ठंड।
न कंबल लिया जा रहा है और न फेंका जा रहा है। बाकी तो जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।